टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जनवरी 26 के लिए बच्चा पार्टी इस वीडियो के अंदर है, हो जाओ तैयार। अंत तक जरूर देखना। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक्सपेक्टेड है केस स्टडी वो सारी कवर अप कर ली गई है इस एमसीक्यू के अंदर, इस वीडियो के अंदर। अंत तक जरूर देख लेना। बिल्कुल उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में इंस्टीट्यूट पूछता है। बहुत ज्यादा कीमती वीडियो है। एंड एक चीज का ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करके कमेंट करो अब की बार इंटर पार, अब की बार इंटर पार। ठीक है सर जी, कोई भी डाउट हो ऊपर मुझे डीएम भी करना, इससे रिलेटेड मैं आपकी क्वेरीज भी लेकर के चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे चैनल पर 3 फ्री सीरीज और चल रही हैं, एक एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स, एक हर एक चैप्टर की की एडजस्टमेंट्स और एक हर एक चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है पूरे चैप्टर की। तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के फायदा जरूर उठाओ। और अगर आपको लग रहा है इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, वर्थ इट है, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी, 2 वीडियोस आएंगी इसके लिए, ये पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का। दोनों जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप डिटेल्ड एमसीक्यूज चाहते हैं, पूरा आईसीए की बुकलेट जिसमें कवर्ड है हमारी, जिसके अंदर पूरे लेक्चर्स हैं मात्र 10-12 घंटे के अंदर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार्ट रिवीजन बैच लिंक है, उसके साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, चार्ट्स भी मिल जाएंगे, आरटीवी पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, सब कुछ बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, वहां से एक्सेस जरूर करें। चलिए, हेलो बच्चा पार्टी, एक और एमसीक्यू लेक्चर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सर जी? हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों में बता दूं, यहाँ भी सब बढ़िया। रिविजन टाइम पर करते रहिए, चीज़ों को समय पर रिवाइज करते रहिए, तभी मज़ा है, तभी आगे बढ़ने में मजा है। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। एक केस स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 10 और 16 के ऊपर ड्राफ्टेड है, जो आपके सामने पेशे खिदमत है। पढ़ते हैं साथ मिलकर के। संदीप लिमिटेड purchased imported raw materials on 1 जून 2025 at an invoice price of 18 लाख सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। संदीप लिमिटेड ने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, बाहर से मंगाया है, 1 जून 2025 को 18 लाख रुपए का प्राइस है, जिसपे 5% डिस्काउंट है। ठीक है, 1 लाख रुपए का सामान वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न। ठीक है, फ्रेट किराया 40,000 नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी 1,80,000 नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं मिलेगी। जीएसटी 18%, फुल इनपुट क्रेडिट अवेलेबल, वापस मिल जाएगी। तो यहां से क्या कहना चाह रहा है एएस? आपको पता होना चाहिए, आपको बताया गया कई बार कि रिफंडेबल वाले टैक्सेस ही पार्ट, नॉन रिफंडेबल वाले टैक्सेस ही कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, रिफंडेबल वाले नहीं बनते। तो फ्रेट और ये अपना इंपोर्ट ड्यूटी, ये नॉन रिफंडेबल है, ये सब कॉस्ट में आएंगे। जीएसटी रिफंडेबल है, कॉस्ट में नहीं आएगी। अपॉन इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल के बाद 8% ऑफ द गुड्स वर फाउंड डिफेक्टिव। संदीप लिमिटेड ने जो गुड्स खरीदे उसमें से 8% निकले डिफेक्टिव, इसलिए उसने स्क्रैप में बेच दिया। वहां से 1,20,000 आ गए, वहां से 1,20,000 आ गए। ठीक है, उसके बाद इससे 1 महीने पहले यानी मई में, ये ऊपर वाली सारी कहानी जून की थी, मई में 1 मई को पहले दिन कंपनी ने कंस्ट्रक्शन शुरू करी एक नई फैक्ट्री बिल्डिंग की, जो कि एक क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट वर्ड पढ़ते ही कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद आ रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। कंस्ट्रक्शन आउटफ्लोज वर एज फॉलोस। खर्चा कितना कितना हुआ? मई में 5 लाख, जून में 7, जुलाई में 8, अगस्त में 10, सितंबर में 12, अक्टूबर में 10, नवंबर में 8, दिसंबर में 6, जनवरी में 4 और 31 जनवरी को बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। 5, 10, 12, 8, 20, 10, 30, 12, 42, 10, 52 और 8, 60 से 66, 4, 70 लाख रुपए लगे हैं जी। मई से लेकर जनवरी तक 70 लाख रुपए लगे। 31 जनवरी को बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर 70 लाख। टू फाइनेंस दिस, ये 70 लाख रुपए कहां से आए? संदीप लिमिटेड ने एक तो स्पेसिफिक लोन लिया 60 लाख का 11% पे 1 मई को, और जनरल बोरिंग भी थी 30 लाख रुपए की 9% के रेट पर। ठीक है सर, आगे वही लिखा हुआ है, बिल्डिंग 31 जनवरी को तैयार हुई और पुट्टी यूज होगी अगले दिन 1 फरवरी को। ठीक है, कब तक का क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड जो इंटरेस्ट होता है, क्वालिफाइंग एसेट के लोन पर जो इंटरेस्ट होता है, कब तक कैपिटलाइज करते हैं? रेडी टू यूज की डेट तक, ना कि पुट टू यूज की डेट तक। 31 जनवरी तक करेंगे। ठीक है सर, 31 मार्च 2026 साल के आखिरी दिन नई मशीन खरीदी, 15 लाख की, इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000, ट्रायल किया उसमें 70 का खर्चा आ गया। ट्रायल से जो गुड्स प्रोड्यूस हुए स्क्रैप में बेच दिए 20,000। मशीन को इमीडिएटली पुट टू यूज कर दिया। ये एमसीक्यूज का आंसर देना। सबसे पहले AS2 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो पहला पैराग्राफ था हमारा। तो प्यारे बच्चों उठाओ कैलकुलेटर, 18 लाख रुपए पड़े, माइनस 5% का डिस्काउंट 1710, माइनस 1 लाख का सामान वापस कर दिया, प्लस नॉन रिफंडेबल वाली ये फ्रेट, प्लस नॉन रिफंडेबल वाली 180 इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी आएगी नहीं, और स्क्रैप में जो सामान बेच दिया 120 वहां से रिकवर हो गया, वो भी कॉस्ट में से हटा दो। जो पैसा स्क्रैप में बेच के वापस आ गया वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, माइनस कर दो। 17,10,000। आई रिपीट अगेन, 18 लाख माइनस 5% का डिस्काउंट
माइनस 1 लाख रुपए का सामान वापस कर दिया, प्लस 40,000 का नॉन रिफंडेबल फ्रेट, प्लस 180 की नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी आएगा नहीं क्योंकि रिफंडेबल है, माइनस 1,20,000 जो स्क्रैप में बेच के पैसे वापस मिल गए। स्क्रैप में बेचा, पैसे मिल गए तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, वहां से हटा दो। फाइनल आंसर इज 17,10,000, 17,10,000। नीचे कैलकुलेशन भी दे रखी है पूरी आपको, ठीक है सर। नेक्स्ट, 1 मई 25 को जो ये कंस्ट्रक्शन हमारी शुरू हुई थी, ये वाला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्या पूछ रहे हैं? पहले एमसीक्यू 3 करेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक लोन कितना कैपिटलाइज होगा। तो प्यारे बच्चों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बारी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बारी। आई जरा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये लो जी, ईयर बनाते हैं पूरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी, ओके सर। 1 मई को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और मई का खर्चा है 5 लाख रुपए। ये जून है, जून का खर्चा है 7 लाख रुपए। ये जुलाई है, जुलाई का खर्चा है 8 लाख रुपए। ये अगस्त है, अगस्त का खर्चा है 10 लाख रुपए। ये सितंबर है, सितंबर का खर्चा है 12 लाख रुपए। ये अक्टूबर है, अक्टूबर का खर्चा है 10 लाख रुपए। ये नवंबर है, नवंबर का खर्चा है 8 लाख रुपए। ये दिसंबर है, दिसंबर का खर्चा है 6 लाख रुपए। ये जनवरी है, जनवरी का खर्चा है 4 लाख रुपए। जनवरी का खर्चा है 4 लाख रुपए। 5, 7, 12, 8, 20, 10, 30, 42, 52, 8, 60, 66, 4, 70। इस प्रकार से 70 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं बच्चा पार्टी, इस प्रकार से 70 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, 70 लाख में से प्यारे प्यारे बच्चों स्पेसिफिक लोन है 60 लाख का, जो स्पेशली बिल्डिंग के लिए लिया था। तो पहले स्पेशल वाला लोन यूज होता है, याद रखना, जनरल वाला बाद में होता है। पहले स्पेशल यानी स्पेसिफिक लोन यूज होता है। तो 70 लाख में से 60 लाख रुपया तो हम स्पेशल लोन वाला यूज करेंगे और 10 लाख ही जनरल लोन वाला यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो 60 लाख कहां तक बैठते हैं? मई के 5 और 7 12 और 8 20 और 10 30, 42 और 10 52 और 8 60। नवंबर तक का खर्चा स्पेसिफिक लोन में होगा, नवंबर तक का खर्चा स्पेसिफिक लोन में होगा बच्चा पार्टी। डू यू अग्री? हाँ सर। और उसके बाद के ये 6 और 4 10 लाख रुपए ये जनरल लोन, जनरल बोरोइंग के 30 लाख में से यूज होंगे। ये क्यों अलग अलग करना पड़ रहा है? स्पेसिफिक लोन पे रेट 11% है, जनरल लोन पे रेट 9% है, रेट अलग अलग है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कितना खर्चा किस लोन में से यूज किया, तभी तो अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट लगा पाओगे ना। ये तो देखना ही पड़ेगा कितना किस में से यूज किया, तभी तो अकॉर्डिंगली लगा पाओगे। हाँ सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जो 60 लाख रुपए स्पेसिफिक लोन में से यूज हुआ है नवंबर तक का, और 6 और 4 10 लाख रुपया जनरल लोन में से यूज हुआ है दिसंबर और जनवरी वाला। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हाँ बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लीजिए जरा। ये लो प्यारे बच्चों, 5 लाख पे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 31 जनवरी तक लोगे क्योंकि वो फिर 31 जनवरी को रेडी टू यूज हो गई। उसके बाद कैपिटलाइजेशन बंद करेंगे। 5 लाख पे 9 महीने प्लस या ऐसे कर लो, 5 लाख पे 9 महीने के लिए लगेगा 11% का रेट, स्पेसिफिक लोन वाला 11% वाला। फिर 7 लाख पे 8 महीने के लिए लगेगा। फिर 8 लाख पे 7 महीने के लिए लगेगा। फिर 10 लाख पे 6 महीने के लिए लगेगा। फिर 12 लाख पे 5 महीने के लिए लगेगा। फिर 10 लाख पे 4 महीने के लिए लगेगा। फिर 8 लाख पे 5 7 8 10 12 10 और 8 लाख पे 3 महीने के लिए लगेगा 11%। उसके बाद जो 6 और 4 पे लगेगा वो तो स्पेसिफिक वाला लगेगा, वो तो स्पेसिफिक वाला लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ये कितना आएगा? इसको आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आएगा आपका प्यारे प्यारे बच्चों 312,583। ये टोटल आएगा 312,583। आई रिपीट अगेन 312,583। 312,583। 312,583। जिस दिन पैसा यूज कर रहे हो वहां से रेडी टू यूज की डेट तक का ले लो पीरियड, 9 8 7 6 5 4 3। और दिसंबर वाले में
6 लाख पे लगेगा दिसंबर और जनवरी 2 महीने के लिए, लेकिन 9% का रेट। और 4 लाख पे लगेगा केवल जनवरी के लिए 9% का रेट। ये कितना होता है? 9,000। तो ये और 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9%, 3,000 ही है, 12,000 ही आ गया टोटल, 12,000 ही आ गया। स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट है 312,583 और जनरल पे है 12,000। जनरल पे है 12,000, जनरल पे है 12,000। ठीक है सर। तो आओ जी प्यारे प्यारे बच्चों, कितना आएगा बिल्डिंग की कॉस्ट में? कितना आएगा भाई? 70 लाख का तो मूल प्लस 312,583 स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट प्लस 12,000 जनरल लोन का इंटरेस्ट, 7324,583, 7324,583, 7324,583। MCQ 3 पूछ रहा है स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट कितना बनेगा? अभी निकाला था 312,583। ऐसे अगर क्वेश्चन एक MCQ पूछता कि भाई जनरल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 12,000 आ जाता। अभी निकाल के दिखाया आपको, अभी निकाल के दिखाया आपको। और क्या पूछ रहा है आपसे आखिर में? ये इसकी जो 31 मार्च 26 वाला पैराग्राफ है। मशीन खरीदी 15 लाख में, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000, प्लस ट्रायल एंड एक्सपेंस 70, माइनस बेच के 20,000 वापस मिल गए, 16 लाख। फोर्थ वाले MCQ का आंसर है 16 लाख। दिस इज इट। कॉस्ट पूछ रहा है लास्ट में मशीन की, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 16 लाख। फाइनल आंसर ये लिखे हुए। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। SSP लिमिटेड ऑपरेट्स इन 3 रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट्स। SSP लिमिटेड के 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, एयरो कंपोनेंट्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, AI नेविगेशन सिस्टम, ADAI। The company also has 2 geographical segments, India और Middle East and Europe। हो Middle East and Europe। सेगमेंट डेटा ₹3 करोड़। AC DM मतलब ये अपना एरो कंपोनेंट्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और AI नेविगेशन। इनके एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, रिजल्ट, एसेट लायबिलिटी सब आपको दे रखे हैं, अनअलोकेटेड एसेट लायबिलिटी बता रखा है। और फिर AS 18 से रिलेटेड कुछ डाटा है, फिर AS 20 से रिलेटेड कुछ डाटा है, और 4 MCQ आपसे पूछे हैं। चलो एक एक करके आंसर करते हैं। पहला MCQ, AS 17 के हिसाब से कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल बनेगा? आओ प्यारे बच्चों, रेवेन्यू टेस्ट, एसेट टेस्ट याद है ना? अगर किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू के बराबर उससे ज्यादा तो बन जाता है रिपोर्टेबल। ऐसे ही एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट क्या था? जो सेगमेंट प्रॉफिट में टोटल मारो, जो लॉस में उनका टोटल मारो, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस जो हाईयर है वो ले लो, इंटू 10% निकालो। किसी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस इस वैल्यू के बराबर उससे ज्यादा तो बनेगा रिपोर्टेबल। सब पढ़ा है ये 17 में, सब पढ़ा है ये 17 में, याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए आपको। तो प्यारे बच्चों इसकी सेल्स देख लो जरा एक बारी के लिए। रेवेन्यू 480 प्लस 310 प्लस 140 प्लस 70 प्लस 40, 1040 हो गई टोटल, एक्स्ट्रा इंटरनल सब, इंटू 10%, 104। किसी भी सेगमेंट की सेल 104 या उससे ज्यादा है तो बनेगा रिपोर्टेबल। यहाँ तो 550 है, यहाँ 350 है, यहाँ 140 है, सारी 104 से ज्यादा है, तो तीनों यही फंस गए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तीनों यही फंस गए, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल 3 आर रिपोर्टेबल। ये भी स्मार्ट वर्क करना पेपर में, AS 17 के क्वेश्चन में अगर किसी टेस्ट में तीनों फंस गए तो आगे मत करना भाई, MCQ है, सारा प्रेजेंट करके थोड़ी दिखाना आपको, बस आंसर देना। पहले टेस्ट में तीनों फंस गए तो आगे के टेस्ट क्यों लगाने, आगे के टेस्ट क्यों लगाने? ठीक बात है सर। AS 18, SSP लिमिटेड ने 52 करोड़ की सेल करी है स्काईलिंक प्राइवेट लिमिटेड को। देखो मैं आपको इसकी फोटो बना के दिखाता हूं। इस व्यक्ति का नाम रख लो कुछ भी, ये लो कुछ, ये एक व्यक्ति ऐसे लगा लो। एक संस्था है SSP और एक संस्था है स्काईलिंक। SSP ने सेल्स करी है स्काईलिंक को 52 करोड़ यानी 52 करोड़ रुपए की। ठीक है। वेयर द CEO ऑफ SSP, ये व्यक्ति SSP के अंदर CEO है। CEO यानी मैं कह सकता हूं KMP है, की मैनेजमेंट पर्सनल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में जाओ और देखो CEO, CS, MD, ये KMP लिखवाए थे, KMP। ठीक है सर। वेयर द CEO ऑफ SSP, ये व्यक्ति जो SSP का CEO यानी KMP है, होल्ड्स 40% इक्विटी पर्सनली, उसके स्काईलिंक पे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस भी है। स्काईलिंक पे उसका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस भी है। ओ माय गॉड, यानी प्यारे प्यारे बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 संस्थाएं हैं SSP और स्काईलिंक। एक व्यक्ति SSP में KMP है
और उसी का स्काई लिंक पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है 40% शेयर्स, 20 से लेकर 50% शेयर्स पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है, बताया था मैंने आपको। हाँ सर जी। और अपने इस 18 के चार्ट नोट्स में चले जाओ, क्या बताया था, सामने वाली कंपनी में अगर केएमपी है तो वो तुम्हारे लिए रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी, स्काई लिंक के लिए एसएसपी रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी, क्योंकि स्काई लिंक के ऊपर जिस व्यक्ति का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो व्यक्ति सामने वाली कंपनी में केएमपी है। एएस 18 अगर याद है तो मजा आ जाएगा, तुम्हें रिवीजन करके बैठे हो तो मजा आ जाएगा। हाँ, एसएसपी के लिए स्काई लिंक रिलेटेड पार्टी बनेगी, क्योंकि ये एसएसपी में जो केएमपी है उसकी सामने वाली कंपनी स्काई लिंक में केएमपी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सामने वाली कंपनी में जो कॉमन व्यक्ति है, अगर सामने वाली कंपनी में वो केएमपी है तो सामने वाली कंपनी तुम्हारे लिए रिलेटेड पार्टी नहीं है, इसलिए स्काई लिंक के लिए एसएसपी रिलेटेड पार्टी नहीं है। लेकिन अगर जो कॉमन व्यक्ति है उससे सामने वाली कंपनी पे कंट्रोल हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, कुछ भी हो, तो सामने वाली कंपनी तुम्हारे लिए रिलेटेड पार्टी, इसलिए एसएसपी के लिए स्काई लिंक रिलेटेड पार्टी बनेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, मार्जिन ऑफ दिस सेल इज नॉर्मली 18%, फॉर दिस कस्टमर वाज ओनली 10%। ये 52 करोड़ की जो सेल हुई है इसमें ये सस्ती बेची गई है, नॉर्मली 18% के प्रॉफिट पर सेल करते हैं, इसको केवल 10% के प्रॉफिट पर दे दी गई। क्यों? रिलेटेड पार्टी है इसलिए। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एएस 18 के हिसाब से सेल्स कितनी दिखाओगे कि रिलेटेड पार्टी को सेल की गई है? भाई ये तो बहुत ही एक ट्रिक क्वेश्चन है, बच्चा सोचेगा इसमें बहुत कुछ करना होगा, इसमें करना कुछ नहीं है, 52 करोड़ की सेल दिखाएंगे। बच्चा सोचेगा इसमें बहुत कुछ करना है, बच्चा सोचेगा वो जो परसेंटेज दे रखी है ना कि नॉर्मली 18% के प्रॉफिट पे सेल करते हैं, इसको 10% किया तो 8% बढ़ा देते हैं 52 करोड़। नहीं नहीं नहीं, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ट्रिक क्वेश्चन है ये। 52 करोड़ की सेल करिए तो रिलेटेड पार्टी सेल में क्या दिखाओगे? 52 करोड़। 52 करोड़, ठीक बात है सर, 52 करोड़ दिखा करके चलोगे। 52 करोड़, यस सर जी, 52 करोड़ दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एस 20 के ऊपर है भैया, अगली केस स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के ऊपर है। ये देखिए, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल को 6 करोड़, बोनस दे दिया 2 करोड़ शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं 300 करोड़, 10,000 डिबेंचर्स के बदले 45 इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे, टैक्स रेट 30%, 168 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट। ये कुछ अजीब सी चीज़ है, डिबेंचर इंटरेस्ट पूरे साल का 24 करोड़, और बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस 2 निकालने हैं आपको। ठीक है सर, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला एस 20 के हिसाब से याद कीजिए, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए भाई, देख सीधी बात है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो पहले तो ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अर्निंग अवेलेबल है। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें भी टैक्स पहले दे दिया, इंटरेस्ट चुकाया नहीं अभी, ये गलत काम कर रखा है, ये गलत काम कर रखा है। पहले ब्याज चुकाया जाता है, बाद में टैक्स, पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिर सरकार को टैक्स दिया जाता है। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ब्याज दे दिया, सॉरी टैक्स पे कर दिया बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, ब्याज अभी दिया ही नहीं है, गलती से ब्याज पे करना छूट गया, और टैक्स रेट 30% है। यानी प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, 168 की जो फिगर है ये 30% का टैक्स माइनस करने के बाद आ रही है, मतलब ये 70% फिगर है। 70% से डिवाइड कर दो, ओरिजिनल फिगर आ जाएगी जहां से शुरू करना है हमें, फिर उस फिगर में से पहले ब्याज माइनस करो 24 करोड़, फिर 30% का टैक्स माइनस करो, ये इक्वेशन बनेगी 168 डिवाइडेड बाय 70% माइनस 30%, एक मिनट, 168 डिवाइडेड बाय 70% माइनस 24 माइनस 30%, 151.2, 151.2। प्लीज रिमेंबर बच्चा पार्टी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये लो, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करते हैं टैक्स, फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट दिया ही नहीं, टैक्स पहले पे कर दिया, इंटरेस्ट दिया ही नहीं, टैक्स पहले पे कर दिया, इंटरेस्ट दिया 0, टैक्स पे किया 30%, इंटरेस्ट दिया 0, टैक्स पे किया 30%, 0 रुपए का इंटरेस्ट और 30% का टैक्स पे करने के बाद आप खड़े हैं 168 करोड़ पर, 168 करोड़ पर। तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, 168 करोड़ 30% का इंटरेस्ट तो माइनस हुआ ही नहीं है, 30% का टैक्स माइनस करने के बाद है, मतलब ये 70% वैल्यू है,
ये 70% वैल्यू, हमें 100% चाहिए शुद्ध, फिर अपने उसमें से हम करेक्शन करेंगे। तो 70 को 100 पे लाने के लिए क्या करना है, 70% से डिवाइड कर दो, 168 डिवाइडेड बाय 70%। अगर कोई फिगर 70% पर है, तुम्हें 100% पे चाहिए तो 70% से डिवाइड कर दो। अगर कोई 100 पर है, तुम्हें 70 पे चाहिए तो मल्टीप्लाई करो। बड़े से छोटे में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड करोगे। 70% पर है फिगर, हमें 100% पर चाहिए, छोटे से बड़े पे जाना है तो डिवाइड कर दिया, 168 डिवाइडेड बाय 70%। ये आ गई शुद्ध वैल्यू। इसमें से पहले ब्याज दो, फिर टैक्स माइनस करो, या 151.2। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना लोगे, 8 करोड़। भाई 6 करोड़ ये थे और 2 करोड़ का बोनस। सर बोनस तो 1 जनवरी को दिया, उसे प्रोपोर्शनेट तो कर लो। बोनस को पूरे 12 महीने के लिए लेते हैं, AS20 में बताया था मैंने, बोनस पूरे 12 महीने के लिए आता है। 151.2 डिवाइडेड बाय 8, 18.9। बेसिक ईपीएस आ गया 18.9, बेसिक ईपीएस आ गया 18.9, 18.9, 18.9। उसके बाद मांगा है डाइल्यूटेड ईपीएस, उसके बाद मांगा है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए क्या करना है, वही ऊपर जो आपका 151.2 करोड़ की अर्निंग थी उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी, और नीचे जो 8 करोड़ के शेयर्स आए हैं 20 में कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो कोई आफत वाली बात नहीं है, कोई आफत वाली बात नहीं। क्या एडजस्टमेंट करनी है, वही डिवेंचर्स एडजस्ट कर दो। डिवेंचर्स ही हैं जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं। डिवेंचर्स पे कितना ब्याज बनता है, 300 करोड़ पे 8%, 300 इंटू 8%, माइनस टैक्स करना ना भूलें 30%, 16.8। तो यहां पे प्लस कर दीजिए 16.8। 300 करोड़ इंटू 8%। ये ब्याज अब आपको नहीं चुकाना। क्यों, डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। डाइल्यूटेड का क्या मतलब है, डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब डिवेंचर्स अगर इक्विटी शेयर्स बन गए तो डिवेंचर्स पे ब्याज चुकाना पड़ेगा, नहीं ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएगी, इसलिए ये अमाउंट हम प्लस कर रहे हैं, अर्निंग्स में प्लस करके चल रहे हैं ये अमाउंट। 300 करोड़ का 8%, हाँ इसमें से टैक्स जरूर माइनस करके चलेंगे 30%, तब ऐड करेंगे जो आएगा 16.8। क्यों सर, भाई खर्चा नहीं देना तो, सॉरी कमाई बढ़ रही है तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना। अगर 300 करोड़ इंटू 8% का ब्याज आप नहीं चुकाओगे तो 300 करोड़ इंटू 8% की आपकी कमाई बढ़ गई, कमाई बढ़ गई तो फिर टैक्स दो उसमें से -30%। ठीक है सर, ठीक। तो नेट कमाई बढ़ी है आपकी 16.8। डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने पर 300 करोड़ इंटू 8% यानी 24 करोड़ का आपका ब्याज बचेगा। तो 24 करोड़ रुपए की आप अपनी अर्निंग प्लस कर दो, लेकिन टैक्स माइनस करने के बाद। अर्निंग बढ़ेगी तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। 24 माइनस 30%, 24 करोड़ की जो बचत होगी उसमें 30% सरकार ले जाएगी, तो 16.8 करोड़ की ही बचत होगी। डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने पर 16.8 करोड़ की ही बचत होगी। तो न्यूमरेटर में ऐड कर दिया 16.8 करोड़। ठीक है, शेयर्स कितने ऐड होंगे भाई, 10,000 डिवेंचर्स के बदले 45 इक्विटी शेयर्स हैं, तो 300 करोड़ डिवेंचर्स के बदले कितने इक्विटी शेयर्स हो गए, 45 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 300 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख। तो ये टोटल हो गया 151.2 प्लस 16.8, 168 करोड़ डिवाइडेड बाय 9.35 करोड़, 8 करोड़ प्लस 1.35 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख मतलब 1.35 करोड़, 8 करोड़ प्लस 1.35, 9.35, 168 डिवाइडेड बाय 9.35, 17.97, 17.97, 17.97। ठीक है जी, ओके सर। तो पहला तो बिल्कुल ही सिंपल था, सेल्स का टोटल मारो 10% निकालो, सारे बन गए रिपोर्टेबल। दूसरा भी सिंपल था कि भैया कितनी सेल दिखाओगे, 52 करोड़, ना कि कुछ एडजस्ट करके, जितनी करिए उतनी दिखाओगे, बस नोट डाल दोगे कि मार्जिन कम दिया गया इसमें, वो नोट डालना होता है सब्जेक्टिव पार्ट में, एमसीक्यू है केवल, तो बात खत्म करो। बेसिक ईपीएस के लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल है, 6 करोड़ प्लस 2 करोड़ का बोनस 8 करोड़। बोनस पूरे 12 महीने के लिए लेते हैं इसलिए प्रोपोर्शनेट नहीं किया। अर्निंग के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 168 करोड़ वैल्यू में टैक्स दे दिया, पहले ब्याज चुकाया नहीं है, तो पहले शुद्ध करो, ये गलत वैल्यू से पहले शुद्ध करो। ये 30% टैक्स माइनस करने के बाद है, यानी ये 70% वैल्यू है, हमें चाहिए 100% शुद्ध। तो 168 करोड़ को डिवाइड कर दो 70% से, शुद्ध वैल्यू आ गया। अभी शुद्ध वैल्यू में से पहले ब्याज दो 24 करोड़ का, फिर सरकार को टैक्स दो 30%, तब करेक्ट वैल्यू तक पहुंचोगे।
151.2। अब जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूटेड ईपीएस की बात चलेगी तो इस 151.2 की अर्निंग में प्लस कर दो डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने पे जो ब्याज की अर्निंग बढ़ जाएगी हमारी, जो ब्याज नहीं पे करना पड़ेगा, जो बचत होगी 24 करोड़, लेकिन सरकार को टैक्स देने के बाद बचत पे टैक्स देना पड़ेगा। 24 करोड़ माइनस 30% यानी 16.8 ऐड कर दो। 151.2 प्लस 16.8 ये आ गया 168। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10,000 डिवेंचर के बदले 45 इक्विटी शेयर है तो 300 करोड़ डिवेंचर्स के बदले कितना, 45 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 300 करोड़। फिफ्थ क्लास वाले फॉर्मूले हैं। 168 करोड़ डिवाइडेड बाय 9.35 17.97। बच्चों एक होमवर्क है आज आपके लिए, एक होमवर्क है आज आपके लिए, ये वाला राधिका लिमिटेड वाला जो है, एक सेकेंड, हाँ जी राधिका लिमिटेड वाला, ये होमवर्क है आज आपके लिए। एक इजी सी केस स्टडी है, ट्राई कीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बताना, मैं लेकर के जरूर चलूंगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है सर। फ्रेंडशिप लिमिटेड ने इंपोर्ट करा है रोबोटिक इक्विपमेंट कुछ 1 जनवरी 25 को $4 लाख का लोन लेकर के। जिस दिन लोन लिया उस दिन $1 में 81 रुपये थे। 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पे 86 है। 30 अप्रैल जिस दिन लोन रीपे किया उस दिन 84 का रेट है। इंटरेस्ट 6% है। लोन मॉनेटरी आइटम है। इक्विपमेंट $3 लाख में आया, कैपिटलाइज कर दिया। यूजफुल लाइफ 6 साल है। सरकार से ग्रांट मिली 48 लाख रुपए का। हमने कोई जो भी एसेट खरीदा उसके बदले सरकार से 48 लाख की ग्रांट मिली। अगर 4 साल में शर्त तोड़ी तो रिफंड भी करनी पड़ सकता है 25% हिस्सा। और कुछ AS18 की भी ट्रांजेक्शन है। क्या क्या पूछा गया आपसे? MCQ 1 एक्सचेंज डिफरेंस बताओ लोन के केस में 31 मार्च को। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। 1 जनवरी को रेट 81 था, यहाँ 86 हो गया, बढ़ गया। डॉलर मजबूत हो गया, डॉलर मजबूत हो गया। पहले 81 रुपए में ही $1 आ जाता था, अब $1 लेने के लिए 86 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो $4 लाख का आपने लोन लिया था, ये रहा, जो कि 5 रुपए महंगा हो गया इंटू 5, 20 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस हो गया भाई। 20 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस हो गया। पहले क्वेश्चन ने एक्सचेंज डिफरेंस पूछा था 20 लाख। लोन से रिलेटेड है, सीधा P&L में जाएगा। आप AS11 के नोट्स खंगाल लीजिएगा अपने, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड पूछ रहा है डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना होगा एसेट का। भाई 3 लाख रुपए का एसेट खरीदा, ऊपर लिखा हुआ है लोन 4 लाख का लिया था पर एसेट खरीदा 3 लाख का। उस दिन रेट 81 रुपए का था, तो ये हो गया 2 करोड़ 43 लाख। सरकार ने जिसमें से 48 लाख वापस दे दिया आपको, तो 2 करोड़ 43 लाख माइनस 48 लाख 1 करोड़ 95 लाख। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया 1 करोड़ 95 लाख। 1 करोड़ 95 लाख, बहुत ही सिंपल सी चीज है। 81 से बढ़ के 86 हो गया, 5 रुपए का लॉस, 4 लाख इंटू 5 20 लाख ही हो गया एक्सचेंज डिफरेंस। उसके बाद अगला $3 लाख का एसेट खरीदा 81 के रेट पर, उस दिन 81 का रेट था। 2 करोड़ 43 लाख हो गया, उसमें से सरकार ने 48 लाख माइनस कर दिया, वापस सरकार ने रिफंड कर दिया, आपको मदद कर दी, वो माइनस कर दो, वो आपकी कॉस्ट में नहीं आएगा। क्या बचा? 1 करोड़ 95 लाख। 1 करोड़ 95 लाख। तीसरा क्या पूछ रहा है? तीसरा ये AS18 से रिलेटेड है। फ्रेंडशिप लिमिटेड ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए की सेल करी अपनी सब्सिडरी को। 30% प्रॉफिट कमाया है सेलिंग प्राइस पर। इसमें से 40% सामान अभी भी सब्सिडरी के यहाँ बचा हुआ है। फ्रेंडशिप लिमिटेड ने 3 करोड़ 60 लाख की सेल करी है अपनी सब्सिडरी फ्रेंड टेक को, जिसमें से 40% सामान अभी उसके पास गोदाम में बचा हुआ है, बिका नहीं है, सब्सिडरी के ही गोदाम में रखा हुआ है। मैं हूं होल्डिंग, आप हो सब्सिडरी। मैंने आपको 3 करोड़ 60 लाख की सेल करी है, जिसपे 30% का मेरा मार्जिन भी है, और जो भी सामान आपके पास पहुंचा उसमें से 40% अभी आपके गोदाम में है, बिका नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अनरियलाइज प्रॉफिट। सब्सिडरी के गोदाम में जो सामान बचा हुआ है उस पर कितना प्रॉफिट होल्डिंग ने कमाया है? होल्डिंग ने सब्सिडरी को टोटल कितनी सेल करी थी? 3 करोड़ 60 लाख की। 3 करोड़ 60 लाख की, जिसमें से गोदाम में कितना बचा हुआ है सामान? 40%। 3 करोड़ 60 लाख का 40% यानी 1 करोड़ 44 लाख। उसमें कितना कमाया है होल्डिंग ने सब्सिडरी से? 30%। 1 करोड़ 44 लाख का 30%, 43,20,000। करेक्ट आंसर इज 4320। अनरियलाइज प्रॉफिट का क्या मतलब है? होल्डिंग ने सब्सिडरी को जो सेल करी है उसमें से जो सामान अभी सब्सिडरी के गोदाम में बचा हुआ है उस पर होल्डिंग ने क्या कमाया है। तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को सेल करी 3 करोड़ 60 लाख, जिसमें सब्सिडरी के गोदाम में भी बचा हुआ है 40%। 3 करोड़ 60 लाख इंटू 40%, जिसपे कमाया गया है होल्डिंग ने 30%, 43,20,000। और AS18 के हिसाब से क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? ग्रुप पॉलिसी 25% की है और आपने 30% चार्ज किया है, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या आप जो रिलेटेड पार्टी होल्डिंग, जो सब्सिडरी होती है वो एक रिलेटेड पार्टी होती है होल्डिंग की, AS18 में पढ़ा था। हाँ,
अब उसमें आपने रेट वेट शफल किया है, नॉर्मली 25% का रेट है, उसको आपने 30% पे दिया है, तो ये बात आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। AS 18 क्या कहता है, रिलेटेड पार्टी के साथ की गई ट्रांजेक्शन आपको डिस्क्लोज करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो होल्डिंग ने अगर सब्सिडरी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली, क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी होते हैं। और बताना भी पड़ेगा क्या क्या फेरबदल किया गया है, 25 की जगह 30% लगाया गया। ठीक है सर, चलो तो बच्चा पार्टी अभी अगले लेक्चर में मिलेंगे और केस स्टडीज़ के साथ। कोई डाउट हो कनेक्ट करना, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।